Hello and welcome to Incredible Abhishek. So we are continuing with our paper 2 topics and आज जो हम टॉपिक हमने लिया है दैट इज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो हमने टॉपिक लिया है ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में अभी बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट सॉफ्ट पावर का हो रहा है ग्लोबली. ठीक है, तो ये एक टॉपिक पे बन सकता है इससे, तो इसके लिए इस टॉपिक को हमने चूज किया है. ठीक है, तो वही अप्रोच रहेगा. जो हम पहले टॉपिक देख लेंगे, कंटेंट जो दिया हुआ है वो आपके सपोर्टिंग कंटेंट है, समझ आप लेंगे. समझने के बाद इस कंटेंट को यूज करके यू विल बी राइटिंग एन एसे. तो सबसे पहले सॉफ्ट पावर का डेफिनेशन से शुरू किया है. सॉफ्ट, देखो पावर जो होता है ना, पावर दो तरीके का होता है. एक होता है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर. तो कोई भी कंट्री, हम जब बोलते हैं कि ये बड़ी पावरफुल कंट्री है तो उसका पावर दो टर्म्स में होता है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड. हार्ड पावर का मतलब क्या होता है? मिलिट्री पावर. मतलब किसी कंट्री के पास अगर बहुत ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री बजट है, तो आप अगर उसको पावरफुल कह रहे हैं इसका मतलब आप हार्ड पावर की बात कर रहे हैं. सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? उसका इन्फ्लुएंस. उस कंट्री का इन्फ्लुएंस कितना है, मतलब उसकी कही गई बात, उसकी बोली गई बात, उसकी बोली गई चीज़ें कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा तरीके से सुन रही हैं, समझ रही हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रही हैं, तो उसका नाम वो होता है उसका सॉफ्ट पावर. ठीक है, तो कंट्री की दो तरीके की पावर, हार्ड एंड सॉफ्ट. ठीक है, तो सॉफ्ट पावर का क्या मतलब हुआ कि एक कंट्री कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है वर्ल्ड में अपने अट्रैक्शन पावर के बेसिस पे, अपने परजुएशन पे, ना कि अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को यूज करके. दैट इज सॉफ्ट पावर ऑफ अ कंट्री. तो जब हम बात करते हैं कि इंडिया की सॉफ्ट पावर, तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इंडियन सॉफ्ट पावर के. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं तो हम देखते हैं. सबसे पहला कल्चरल इन्फ्लुएंस. अब इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा कल्चरली रिच एंड डाइवर्स कंट्री रहा है. उसके बेसिस पे यहाँ की जो सिविलाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसकी शुरुआत से ले करके आज तक, उससे पहले भी, फिर अलग अलग डोमेन्स में जो है सो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रही है. उसका इन्फ्लुएंस दुनिया में बहुत पॉजिटिव पड़ा है. जैसे ताजमहल हो गया, इंडिया में इतने सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ताजमहल का टूरिज्म अब एक कल्चरल एलिमेंट है. ताजमहल शाहजहां ने बनवाया एक आर्किटेक्चर और वो मास्टरपीस है और वो एक इंडिया के कल्चर को शोकेस करता है. उसको देखने के लिए बाकी कंट्रीज के लोग आते हैं या फिर उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ इतना रिच है कल्चर. तो कल्चरल हेरिटेज के बेसिस पे हम सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस करते हैं. योगा एंड स्पिरिचुअलिटी. इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाना शुरू किया गया. उसमें इंडिया का बहुत बड़ा, और योगा एक ऐसी कल्चरल एलिमेंट है जो कि इंडिया से ट्रेस करती है अपनी ओरिजिन, है ना. तो ये एक चीज़ है. फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, हिस्टोरिकली हमेशा से रह रहे हैं. तो एक ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है और एक तरीके से यूनिटी है इस डाइवर्सिटी में, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस. अब जैसे कि इंडिया में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इस्लाम सब रहते हैं. तो अब जैसे बुद्धिस्ट कंट्री में भी, बुद्धिस्ट कंट्रीज जो भी हैं, उस उनका भी जो है, उनके लोगों का, उनकी सरकारों का इंडिया की तरफ बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है. तो ये हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रेंथ देता है. सिमिलरली हमारा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उस बेसिस पे गल्फ रिलेशंस, मिडिल ईस्ट से हमारा रिलेशन काफ़ी रेगुलेट होता है उस तरीके से कि कैसे हैं. तो अलग अलग रिलीजन जो हैं कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम इंटरनेशनली कैसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं और कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट, जो बॉलीवुड है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, वो बहुत पॉपुलर है फॉरेन कंट्रीज में. फॉर एग्जांपल बहुत सारे, जैसे कि साउथ इंडियन मूवी एक बाहुबली बहुत फेमस हुई थी ग्लोबली, ग्लोबल अपील था उसका. सिमिलरली दंगल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म ओवरसीज. तो इस तरीके से इसका, तो इससे क्या पता चलता है, अब जैसे दंगल जैसी स्पोर्ट, अगर स्पोर्ट बेस्ड मूवीज पॉपुलर होती हैं ग्लोबली, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कैसे इंडिया में, इससे इंडिया का क्या शोकेस होता है. तो इंडिया का कल्चर शोकेस होता है. कैसे ये कैसे शोकेस होता है? तो ये ऐसे शोकेस होता है कि जैसे उसमें दिखाया गया है कि द फादर एंड द डॉटर बॉन्ड, डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को दिखाता है और प्रोजेक्ट करता है कि इंडियन सोसाइटी में द ओबीडियंस फैमिली में बहुत ज़्यादा है. तो इस तरीके से आपका कल्चर ग्लोबल हो जाता है. बाहुबली सिमिलरली आपका दिखाता है कि रिच हेरिटेज कितना है. बहुत सारे जो उसमें वेपन्स जिस तरीके के बाहुबली मूवी में यूज हुए हैं,
इन द इंडियन हिस्ट्री इट हैज़ बिन रिकॉर्डेड कि उस तरीके के बहुत सारे वेपन्स वॉर टाइम में यूज़ हुए हैं। जैसे आपने अजात शत्रु का नाम सुना होगा। तो अजात शत्रु ने अब वॉर्स में बहुत सारे ऐसे, जैसे महाशिला कंटका नाम का एक वेपन यूज किया था। दैट इज द सेम वेपन जो बाहुबली मूवी में यूज किया गया है। तो इस तरीके की चीजें अगर प्रोजेक्ट होती हैं ग्लोबली, तो वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है कि कैसे इंडियन कल्चर और इंडियन हेरिटेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों को। ठीक है। तो पॉलिटिकल, ये हो गए कल्चरल वैल्यूज। कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज हैं। सबसे बड़ा पॉलिटिकल वैल्यूज डेमोक्रेसी। हम सबसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत, हम डेमोक्रेसी के बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशंस करते हैं। हम कहते हैं ना लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो अब इंडिया और जापान एक दूसरे से अगर इंटरेक्ट करते हैं और उनके रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि दोनों डेमोक्रेसी हैं। तो इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं जापान को इंडिया की तरफ करने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सब सॉफ्ट पावर है। हम मिलिट्री यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपने वैल्यूज यूज कर रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज और पॉलिटिकल वैल्यूज। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद से ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की है। हमने बोला है कि भाई साहब हम पीस में बिलीव करते हैं, हम कभी भी वॉर की तरफ नहीं जाते हैं। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी वैल्यू। तो ये एक चीज हो गई। फिर हो गया इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में कैसे हमारा डायस्पोरा, आप ये बात जानते होंगे, आप कुछ भी हैं, बट आप ये जानते होंगे कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश है जहां पे आपको इंडियंस नहीं मिल जाएंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि वहां तो वैसे कंट्रीज में इंडियंस क्या कर रहे हैं? इंडियंस बड़े बड़े रोल्स में हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज के सीईओज हैं। आईटी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, एकेडमिक्स में हैं, डॉक्टर्स हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब इंडियंस वहां अगर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस कंट्री पे इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज्यादा है। तो अगर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो उस बेसिस पे क्या हो रहा है कि उस बेसिस पे उस कंट्री से इंडिया के रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। यही आईटी की सेम चीजें हैं। एजुकेशनल इन्फ्लुएंस, एकेडमिक्स में मैंने बताया कि हमारे यहाँ के आईआईटीज, आईआईएम के जो ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर की एमएनसीज में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले हमारे देश के आईआईटीज, आईआईएम्स के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और ये वो कंट्री रियलाइज करती है एंड इसके बेसिस पे इंडिया से रिलेशंस हमेशा अच्छे रखने की कोशिश करती है। तो ये एक इंडिया का सॉफ्ट पावर हो गया। हम टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, सिंस हमारे पास आईआईटी और आईआईएम्स के थ्रू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बेसिस पे इन सब से जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी रिच होते हैं नॉलेज वाइज, एंड दैट इज पर्टिकुलर ट्रेट जो कि दूसरे कंट्रीज यूज करते हैं। सेम हमारा सॉफ्ट पावर कहाँ दिख के और आता है? तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी। वो कोविड का टाइम हो, वो नेपाल में अर्थक्वेक हो, या फिर वो क्या ऑपरेशन दोस्त आपने सुना होगा, टर्की और सीरिया में बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक आया था अभी लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे ऑपरेशन दोस्त हो। इस तरीके की हम ह्यूमैनिटेरियन एड्स दे करके हम क्या करते हैं? हम इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड्स दे करके कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं देशों को। तो अब टर्की और इंडिया के रिलेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाएगा ये चीज़ का कि भाई इंडिया ने हमें उस टाइम पे हेल्प किया था, उस टाइम पे हमें एड प्रोवाइड की थी जब हम सबसे ज़्यादा परेशानी में थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस तरीके से अब जैसे इंडिया काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, तो ये अलग अलग कंट्री में जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, वहाँ पे ये काउंसिल रहता है ICCR। और ये काउंसिल क्या करता है? उस कंट्री में कल्चरल इवेंट्स करा करके इंडिया के कल्चर को प्रमोट करता है ग्लोबली, ताकि इन्फ्लुएंस बने। आपने देखा होगा कि एक जैसे कि इस्कॉन मूवमेंट है। अब इस्कॉन जो है, इस्कॉन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। कैसे? बिकॉज ये इस कल्चरल काउंसिल के थ्रू और एक इस्कॉन अपने लेवल पे भी ये जा करके और बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर, इंडियन स्पिरिचुअलिटी को शोकेस करते हैं, जिससे बहुत यूनिवर्सल अपील आती है इंडिया की तरफ, है ना? ये हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा खुल रहे हैं अलग अलग कंट्री में। वही इंडिया के लैंग्वेज को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के हेरिटेज को शोकेस करते हैं। योगा डिप्लोमेसी, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। योगा डिप्लोमेसी, बॉलीवुड का ग्लोबल रीच, यही दंगल और बाहुबली मूवी की बात करी हमने, ये एक चीज़ हो सकता है। फिर उसके बाद डायस्पोरा डिप्लोमेसी हमने देख लिया। हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं आप मुझे डेट बताएंगे कमेंट्स में, और क्यों मनाते हैं इस दिन ये भी बता देंगे। तो इस दिन क्या करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बड़े एक्टिवली इंगेज करते हैं डायस्पोरा से। तो ये दिखाता है कि डायस्पोरा कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। एजुकेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेज में एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। फिर कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के सॉफ्ट पावर में। क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस आप बोल सकते हैं जैसे कि कहीं ना कहीं अब रिलीजियस डाइवर्सिटी जो हम शोकेस कर रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट उस डाइवर्सिटी में कभी कभी कुछ कम्युनल वायलेंस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कुछ ऐसे कंसर्न्स भी शुरू हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरनल इशू है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। डिस्पाइट इंडिया हैविंग अ गुड
लाइक होल्ड ओवर द सॉफ्ट पावर, स्पेशली हमारे कुछ जो बड़े खतरनाक से और बड़े अजीब से हमारे नेबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं इश्यूज, कुछ ना कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारा सॉफ्ट पावर कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता है इसकी वजह से। ग्लोबल परसेप्शन की भी कुछ चीज़ें हैं कि कभी कभी जो ग्लोबल मीडिया है, ग्लोबल एनजीओज हैं, दे आर मोस्टली अफिलिएटेड टू सम और द अदर इंटरेस्ट्स, तो उसकी वजह से क्या होती है कि बहुत बायसनेस है, बहुत नेगेटिव कवरेज है। जैसे कि बहुत सारे एनजीओज हैं, दे आर मतलब उनको तो काफ़ी ज़्यादा दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ग्लोबली दैट दे पर्टिकुलरली फॉरवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, अ पर्टिकुलर क्लास। तो वैसे में क्या करते हैं, नेगेटिव परसेप्शन बनाएंगे, जो इंडियन एडवर्सरी हैं वो चाहेंगे कि उनके थ्रू नेगेटिव परसेप्शन बनने लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं। और हम कैसे कर सकते हैं अपने सॉफ्ट पावर को इनहांस? टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज़ को आप बाहर पहुंचाएं। पब्लिक डिप्लोमेसी को यूज़ करें, जहाँ पे एडवर्सेरियल रिलेशन चल रहा है, जहाँ पे उतना अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, वहाँ पे आप पब्लिक डिप्लोमेसी यूज़ करें। डायलॉग बढ़ाएं, है ना, डायलॉग अगर आप बढ़ाएंगे और उससे अगर किसी इशू को अगर आप सॉल्व करेंगे, तो दुनिया में ये एक मैसेज जाएगा कि इशू सॉल्व हो सकता है डायलॉग के बेसिस पे। तो पब्लिक डिप्लोमेसी का यूज़ करें। फिर अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको और स्ट्रेंथन करें, उनको और इनोवेट करें, ताकि और ज़्यादा अच्छे से रीच हो। टूरिज्म प्रमोट करें, बाहर के लोग जब आपके देश में आएंगे, आपके देश के हालात लोगों को अच्छे से देखेंगे, तो वो और यहाँ के जो रियल कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको सच में लेकर के जाएंगे। नहीं तो अगर वो यहाँ नहीं आएंगे, तब तो वही जो ग्लोबल एनजीओज हैं या ग्लोबल कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेगेटिव कवरेज करते हैं, उसके बेसिस पे वो जज करने लगेंगे। इसलिए टूरिज्म अगर प्रमोट करेंगे तो एक एक तो फायदा, इकोनॉमिक फायदा आपको होगा, आपके यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा तो आपके यहाँ फॉरेन कंट्रीज के करेंसीज आएंगे। और दूसरा क्या होगा कि अगर आपका टूरिज्म बढ़ेगा तो आपका कल्चर कहीं ना कहीं आप एक्सपोर्ट करेंगे। कल्चर एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब हुआ कि आप कल्चरल एलिमेंट्स, आपकी जो कल्चर की अच्छी बातें हैं, जो इन्फ्लुएंशियल बातें हैं, उनको आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे आपका सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। इंडिया के इसी सॉफ्ट पावर के बेसिस पे आप अगर कभी इसको कंक्लूड करना हो, तो इंडिया के इसी सॉफ्ट पावर के बेसिस पे आपको क्या करना है, तो आप बता सकते हैं कि इंडिया के इसी सॉफ्ट पावर के बेसिस पे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट के सबसे लेजिटिमेट हकदार बनते हैं। और इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था, आप इसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।